हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट है 6B। यूनिट का नाम है वेव ऑप्टिक्स। ये यूनिट का नाम है वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर का नाम है हाइगेंस प्रिंसिपल। ये चैप्टर का नाम है। लेक्चर है 3। और जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटे वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस थ्योरी। टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के विषय में पहले जान लो, फिर मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाता हूँ। तो पहले रिफ्रैक्शन जान लो, फिर टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन क्या है बेटे? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये दो मीडियम है अलग अलग, मीडियम 1 और मीडियम 2। तो होता क्या है, ये अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। जैसे इस तरह से लाइट आ रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I। तो इसी रास्ते को फॉलो नहीं करेगी लाइट, जो है इसी रास्ते को आगे फॉलो नहीं करेगी, है ना। अगर ये एयर है, मान लो एयर एक रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, और ये मान लो एक डेंसर मीडियम है, तो लाइट क्या होता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ऐसे करके ऐसे झुक जाती है, और ये एंगल हो जाता है R। क्लियर है यहां तक सारी बात? ठीक, इस तरह से लाइट अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। क्यों डेविएट हो जाती है, उसका कारण ये होता है, मैं तुम्हें समझा देता हूं। यहां लाइट की वेलोसिटी अलग होती है और यहां लाइट की वेलोसिटी अलग होती है। इसी लाइट की वेलोसिटी में अंतर के कारण ही ये झुक जाती है। और रिफ्रैक्शन के लिए एक लॉ होता है जिसको लाइट ओबे करती है। इस लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ। अब एक सवाल ये है, सर स्नेल्स लॉ क्या होता है जिसे लाइट ओबे करती है ना। तो स्नेल्स लॉ ये होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या आप ये समझ लो साइन I अपॉन साइन R, है ना। क्या बोला भाई, साइन I अपॉन साइन R जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते हैं। तो म्यू माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू का फॉर्मूला होता है साइन I अपॉन साइन R, राइट। और दूसरा रूल क्या है वो भी समझो बेटा, है ना। ये क्यों होता है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, V1 अपॉन V2। ये इन दोनों वेलोसिटी के रेशियो के बराबर ही होता है। वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, राइट। अब दूसरा रूल एक और होता है, इंसिडेंट रे। इसका नाम तो इंसिडेंट रे ही है, पहले जैसे ही है, इंसिडेंट रे। लेकिन इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। तो फर्स्ट लॉ स्नेल्स लॉ है, और सेकंड लॉ है इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन। अगर ये दोनों बातें प्रूफ हो जाएं तो हम मान लेंगे कि भाई हाइगेन की थ्योरी सही है और उससे रिफ्रैक्शन को प्रूफ किया जा सकता है। तो रिफ्रैक्शन समझ गए? बोलो क्या है, बोलो। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है। इसी घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है।
ये एंगल बड़ा होता है, ये एंगल छोटा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो इन स्पीड्स का जो रेशियो होता है ना, उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसे कहते हैं 1μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये कहते हैं इसे। और ये साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। यानी साइन आई अपॉन साइन आर कह लो, या V1 अपॉन V2 कह लो, या म्यू कह लो 1μ2, इन सब का मतलब एक ही है। तो साइन आई अपॉन साइन आर कॉन्स्टेंट होता है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium equals to velocity of light in first medium upon velocity of light in second medium। ये है आपका रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ, ये है रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ। अब इन बातों को ही हम प्रूव करेंगे हाइगेंस थ्योरी के बेसिस पर। तो आप ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, राइट। अब यहाँ से 12th का काम शुरू हो रहा है। ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो अब 12th वाला हिस्सा पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। रेडी हैं? तो देखो बच्चों, ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ये ऊपर एक मीडियम है, मीडियम 1 है ये, और नीचे वाला मीडियम दूसरा है, मीडियम 2। ऊपर कोई मीडियम है, मान लो एयर है, एयर एक रेयर मीडियम हो सकता है, और नीचे एक मीडियम है, डेंसर मीडियम है, मान लो ग्लास, राइट। कोई भी मीडियम मान सकते हो। अब ये दो इंसिडेंट रेज हैं, देखो एक रे ये आ रही है और एक रे ये आ रही है, दोनों रेज पैरेलल आ रही हैं। रे 1 और रे 2 कैसे आ रही हैं? पैरेलल, राइट। अब बेटा ये इन पे देखो कौन सा वेव फ्रंट हो गया, समझाया था, ये हो गया WF1 या I जो भी कह लो, यानी फर्स्ट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट रे पर वेव फ्रंट है। अब क्या बनाएंगे? नॉर्मल। तो नॉर्मल बनाओ, ये नॉर्मल हो गया और ये भी नॉर्मल हो गया बच्चों, दोनों रेस पर ये नॉर्मल बन गए हैं, राइट। अब बेटा इस एंगल का नाम तुम अच्छे से जानते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्लियर। अब देखो बेटा नॉर्मल बनने के बाद इसमें तुम्हें पता है ये डेंसर है, तो लाइट इस तरह से यहाँ पर हो गई है और इस तरह से यहाँ पर हो गई है। ये एंगल तुम समझ ही रहे हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R, क्लियर। अब इन दोनों रेस पर भी वेव फ्रंट बनाना है, तो ये इनके परपेंडिकुलर ये हो गया वेव फ्रंट 2 कह लो या वेव फ्रंट R कह लो, वेव फ्रंट ऑन रिफ्लेक्टेड रेस। वेव फ्रंट तुम्हें पता ही है, ये एंगल कितने डिग्री है? 90, क्योंकि वेव फ्रंट इन पर परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल भी कितने डिग्री है? 90। अब तुमने वो रूल पढ़ा है, दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल बनता है। तो बताओ इस लाइन पर परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? आंसर वेव फ्रंट, ये वाली लाइन। और इस पर परपेंडिकुलर कौन है? ये वर्टिकल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एंगल हो जाएगा I। इसी तरह से आप नीचे देखिए, इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन बताइए, तो ये रे नंबर कौन सी थी? 2। ये रे नंबर कौन सी है? 1। तो 2 पर ये वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है, और इस लाइन पर परपेंडिकुलर बताओ, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हो जाएगा R। इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C, इस वाले का, और इस पॉइंट का नाम D। अब दो ट्राइंगल तुम्हें दिख रहे होंगे, साफ साफ राइट ट्राइंगल हैं, एक ACB है और एक ADB है। एक बार मैं शेड कर देता हूँ, शायद क्लैरिटी बढ़ जाए उससे। तो एक तो ये वाला ट्राइंगल है बच्चों,
ACB दिख रहा है सबको। और एक दूसरा ट्राइंगल है, ये है ADB, ये भी देख लो एक बार, ये वाला ट्राइंगल है ना भाई, ये दो ट्राइंगल हैं, राइट। अब देखो बच्चों क्या कहा गया है, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, पहले केयरफुली सुन लो हैं। देखो यहां से ये दोनों रेस कैसे आ रही हैं, पैरेलल शुरुआत में, तो इस तरह से आ रही हैं, पैरेलल हैं, देखो ये आ रही हैं। तो इन्होंने वेव फ्रंट को, फर्स्ट वेव फ्रंट को यहां लीव किया है, इसने लीव किया है ए पर, इसने लीव किया है सी पर, ए और सी पर इन्होंने वेव फ्रंट्स को लीव किया है, राइट। पहली रे ने ए पर लीव किया है, दूसरी रे ने सी पर वेव फ्रंट को लीव किया है, पहले वेव फ्रंट को। अब सेकंड वेव फ्रंट पर जब वो पहुंची हैं तो यहां के बाद फिर देखो एक समान चलेंगी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो ये जो पहली रे है वो ए से डी पर आ गई है, यानी डी पर ये वेव फ्रंट पर आ गई है, और दूसरी रे बी पर वेव फ्रंट पर पहुंच गई है, यानी इसने ए पर छोड़ा पहले वेव फ्रंट को और सेकंड वेव फ्रंट पर पहुंची है डी पर। ए पर छोड़ा, डी पर सेकंड वेव फ्रंट पर पहुंच गई। इसने सी पर छोड़ा और बी पर सेकंड वेव फ्रंट पर पहुंच गई। फिर दोबारा समझ लो, पहले दोनों समान चल रही थी, अब इसने क्या किया, ए पर पहले वेव फ्रंट को छोड़ा और डी पर सेकंड वेव फ्रंट पर पहुंच गई। इसने सी पर पहले वेव फ्रंट को छोड़ा और बी पर सेकंड वेव फ्रंट पर पहुंच गई। तो इसने कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल की है, एडी। एडी पहली वाली रे ने एडी डिस्टेंस ट्रेवल की है, और दूसरी रे ने कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल की है, यू आर राइट, बीसी। दिख रही हैं, लेकिन बड़ा अलग मैटर है, एडी डिस्टेंस जो है ये डेंसर मीडियम में ट्रेवल की गई है ना। यहां वेलोसिटी कम होती है इसीलिए ये कम चल पाया है, लेकिन उतनी ही देर में इसने ज़्यादा क्यों चला है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी लाइट की ज़्यादा होती है, एयर में वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो मुझे इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो निकालना पड़ेगा। टाइम सेम मिला है, जितना टाइम ए से चल के डी में आने में लगा है, ठीक उतना ही टाइम सी से चल के बी में आने में लगा है। अंतर सिर्फ ये है, ये एडी डिस्टेंस सेकंड मीडियम में या ग्लास में ट्रेवल की गई है, और ये सीबी डिस्टेंस फर्स्ट मीडियम में या एयर में ट्रेवल की गई है। निश्चित रूप से ये डिस्टेंस बड़ी है, ये डिस्टेंस कम है। उसका कारण है लाइट की स्पीड, इसमें स्पीड ज़्यादा होती है तो ज़्यादा चल गई है लाइट उतने ही समय में, इसमें स्पीड कम होती है तो लाइट कम चल पाई है। तो मुझे इन दोनों डिस्टेंसेस को निकालना है, राइट। तो जरा बताओ साइन आई कितना हो जाएगा। साइन आई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है सीबी और हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने AB। तो जो CB साइड है वो हो जाएगी AB साइन आई, राइट। अब दूसरी साइड देखो जरा, दूसरे ट्राइंगल में ADB में देखो साइन R कितना हो जाएगा। साइन R होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है AD और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने, 90 के सामने है AB। तो AD हो जाएगा बच्चों AB साइन R। क्लियर हो गया आपको, क्लियर। अब देखो बेटे ये डिस्टेंस CB कितनी होगी बताओ जरा, एक लाइन और सोचो CB के बारे में। CB होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी यहां पर v1 है, यहां पर वेलोसिटी v2 है, तो डिस्टेंस CB हो जाएगी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम बराबर AB साइन आई। अब दूसरी इक्वेशन में देखो AD, ये स्पीड है v2, तो स्पीड v2
इनटू टाइम, टाइम दोनों को बराबर मिला है, t बराबर ए बी साइन आर। दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, v1 अपॉन v2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, और इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही कौन सा लॉ है, पहचान गए, स्नेल्स लॉ। इस तरह से स्नेल्स लॉ बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाता है। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये प्रूफ हो गया आपके आराम से, है ना, हाइगन थ्योरी के बेसिस पर। अब सेकंड लॉ जो है उसे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बताओ, क्योंकि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन एज इट इज अपरेंट फ्रॉम द ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में बनाए गए हैं, और उसके बाद ही इस बात को प्रूफ किया गया है। तो सेकंड लॉ तो ऑटो प्रूफ है, इसमें इस ज्योमेट्री में ही प्रूफ्ड है, तो उसको हाइगन को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो प्रूफ्ड है इस ज्योमेट्री बनाने में ही। इस तरह से रिफ्रैक्शन के दोनों लॉज को हाइगन ने एक्सप्लेन कर दिया है, इसीलिए हाइगन की थ्योरी से रिफ्रैक्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो सेकंड लॉ क्या होता है बताओ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in the same plane as it is clear from geometry. It is clear from geometry. Hence, बोलो क्या हो गया, hence refraction is completely explained with the help of Huygens theory। अब बताओ तुम लोग को समझ में आ गया ये रिफ्रैक्शन। इस तरह से बेटे हाइगन ने रिफ्लेक्शन को भी पूरी तरह एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन को भी, इसके अलावा बिहेवियर ऑफ प्रिज्म को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, बिहेवियर ऑफ लेंसेस को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, बिहेवियर ऑफ मिरर्स को भी एक्सप्लेन किया। जितने भी उस समय के फिनोमिना उस समय डिस्कवर थे, उन सभी को हाइगन ने ये मानकर कि लाइट वेव हैं, और उस तरह से उन्होंने सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया। उसके बाद भी कई फिनोमिना और डिस्कवर हुए, जैसे पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। इन सब को भी हाइगन की थ्योरी के आधार पर, हाइगन ने क्या माना, लाइट वेव्स हैं, उस थ्योरी के आधार पर उनको भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अब अगले यही चैप्टर है हाइगन की थ्योरी का, हम और एनहेंसमेंट देखेंगे। तो अगला चैप्टर है इंटरफेरेंस, वो भी आप देखेंगे, हम वेव मान के पूरे इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे और सक्सेसफुली उसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के बाद डिफ्रैक्शन, उसमें भी हम लाइट को वेव मानेंगे और पूरे डिफ्रैक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन, उसमें भी लाइट को वेव मानेंगे और जैसे हाइगन ने बताया है उसी आधार पर पूरे पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह हाइगन ने बहुत सारे फिनोमिना को हाइगन्स की थ्योरी पे एक्सप्लेन किया गया और लोगों को लगा कि वास्तव में लाइट जो हैं वो वेव्स ही हैं और हाइगन की बात बिल्कुल सही है। लेकिन आगे आने वाले समय में उसकी बात सही नहीं रही पूरी तरह से, फिर उसमें भी कई बातें और निकली, तो उनकी चर्चा हम अगले वीडियोस में करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। ये चैप्टर इसी वीडियो के साथ ख़त्म हो जाता है, न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं है, तो चैप्टर ही फिनिश है। थैंक यू बेटे।